नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं एक बात पर चर्चा करने आया हूं जो पता नहीं आप लोगों ने नोट किया या नहीं किया, तो उस बारे में मैं बताने आया हूं और उसका विश्लेषण करने आया हूं। वो बात क्या है? जब राहुल गांधी ने अपनी जो यात्रा, कांग्रेस की यात्रा थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की थी, जब उसका समापन किया तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात करी। तो अभी तक उन्होंने ज़्यादातर समय तक वो हिंसा के लिए मोदी, शाह, बीजेपी, आरएसएस, हिंदू परिवार, इन सबको जो है आरोपित करते थे। इन सब पर हिंसा का जो है आरोप लगाते थे कि ये समाज में जो है हिंसा फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं, उकसाते हैं लोगों को मारने के लिए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक नया नाम लिया, वह है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी का। और जब वो अजीत डोभाल जी का नाम ले रहे थे तो उनके चेहरे पर एक दर्द उभरा था, एक पीड़ा जैसी थी। इस तरह से उन्होंने एक नया टारगेट अपने लिए फिक्स कर दिया। जैसे अब तक अडानी को टारगेट करते थे और उसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत करी, कुछ फर्जी फर्में ला करके, कुछ फर्जी रिसर्च उनसे बात करके, और उनके खिलाफ एक फाइनल जो है असॉल्ट किया। और आज जो है अडानी का साम्राज्य जो है काफ़ी ध्वस्त हो चुका है। तो अब इनके टारगेट पर जो है अजीत डोभाल है। ऐसा नहीं है कि अजीत डोभाल के बारे में उन्होंने पहली बार कहा हो, इससे पहले भी वो जो है अजीत डोभाल को टारगेट कर चुके थे कि अजीत डोभाल जो है कांधार गए थे, उग्रवादी थे, उनको लेकर के जो है वो कश्मीर गए थे, वो कांधार गए थे उनको छोड़ने के लिए। लेकिन क्या था कि उन्होंने जो भी ट्वीट किया था उस समय 2-4 साल पहले, वो एक गलत ट्वीट था और उसकी पोल तभी खुल गई। क्योंकि अजीत डोभाल पर अगर आप आरोप लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आपके पास तथ्य होना चाहिए। थोड़ा मैं अजीत डोभाल जी की उनका बैकग्राउंड बताता हूं। अजीत डोभाल आईपीएस हैं, वे आईबी के निदेशक रहे हैं, रॉ में रहे हैं, और अब जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। वे जब से वो आए हैं, एनएसए जब से बने हैं, तब से इस देश में जो है एक पत्ता भी जो है नहीं खड़क रहा है। जो आतंकी घटनाएं जो होती थी वो सब जो है थम गई हैं। अजीत डोभाल को ये श्रेय इस बात का मिलता है, जब ब्लू स्टार हुआ था, ऑपरेशन थंडर जो है, खालिस्तानियों का जो आपको याद होगा, स्वर्ण मंदिर पर जो भी हुआ था, तो वो अंदर जाकर के उन्होंने अंदर की पूरी सूचनाएं बाहर दी जो सेना के काम आई। और वो एक आईएसआई का एजेंट बन करके स्वर्ण मंदिर के अंदर गए और आतंकियों से मिले और वहाँ की सारा जो है रोड मैप बना करके जितना भी उनकी रणनीति थी उसको जो है बाहर लाए। इससे पहले वे 6 साल तक एक जासूस के रूप में पाकिस्तान रहे, और इसीलिए जो है आज दुनिया में अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। आज आप जो कश्मीर में जो शांति देख रहे हैं उसके पीछे अजीत डोभाल ही है। नीतियां भले ही मोदी जी की हो, अमित शाह जी की हो, या गवर्नर की हो, या प्रशासन की हो, लेकिन जो उसके पीछे क्रियान्वयन है वो उसके पीछे अजीत डोभाल है। और यही पीड़ा जो है राहुल गांधी को सता रही है। अब क्या है कि 2024 में चुनाव के लिए बहुत देर नहीं रह गई, साल भर रह गया। तो एक तो उन्होंने एक टारगेट तो पूरा कर दिया, अडानी साम्राज्य को जो है ध्वस्त करके। अब उनके टारगेट पर आएंगे तो अजीत डोभाल आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जो इस सरकार की जो खूबियां हैं वो तो अपनी जगह पर है ही है। जैसे आर्थिक विकास जो है सबसे तेज गति से जो है भारत आर्थिक विकास कर रहा है।
कोरोना के मामले में अगर सबसे बेहतर किसी का प्रदर्शन रहा है तो इस सरकार का रहा है। वैक्सीन के मामले में या वैक्सीनेशन के मामले में अगर किसी का पूरी दुनिया में अगर बेहतर प्रदर्शन रहा है तो इस सरकार का है। हालांकि उस समय भी कई इन लोगों ने, इस पूरा गैंग जो है इनका, कांग्रेस का और उनका लेफ्ट लिबरल गैंग जो है और जो पूरा इकोसिस्टम है, उन्होंने काफ़ी कुछ जो है छवि खराब करने की कोशिश करी। काफ़ी कुछ जो है दुनिया में जो है, भारत में जो है एक माहौल, भय का माहौल बनाने की कोशिश करी। लोगों को जो है, जो भारत की वैक्सीन है उसे हटाने का काम किया। और किसके लिए वकालत करते रहे? फाइजर वैक्सीन के लिए। वे विदेशी उसमें जो है उनके एक एजेंट, उनके प्यादे के रूप में काम करते रहे। आज वही फाइजर वैक्सीन जो है किसी काम के नहीं, अब साबित ये हो गया है। लेकिन तब राहुल गांधी जो है इन सब के बड़े प्रवक्ता थे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो चीन से एमओयू करके भारत के खिलाफ कह सकते हैं कि साहब चीन ने ये कब्जा कर दिया, वो कब्जा कर दिया, तो भारतीयों को मरवाने के लिए वो ये भी कर सकते थे। फाइजर को ला करके, उनको पता होगा कि ये फाइजर कोई किसी काम के नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब के बावजूद जो कुछ भी ये आज दिख रहा है, जो भारत जो आगे बढ़ रहा है, एक और चीज है कि भारत में आतंकवाद लगभग निर्मूल हो गया है। जो पहले आज से 9 साल पहले हर महीने हर जगह देश के कोने कोने में जो बम धमाके होते थे, जो बम विस्फोट होते थे, जिससे लोगों की मौतें होती थी, वो आज बंद हो गया। पहले तो आप जरा सा एक ये वीडियो देख लीजिएगा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें वो अजीत डोभाल का नाम ले रहे हैं। जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोभाल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते, वो दर्द को समझ नहीं सकते। Afzal Guru's hanging was unfortunate, and that's a very politically sensitive argument. What do you say to us unfortunate? There was no need for it. For instance, Umar Abdullah said, okay, if he deserves to be hanged, he is number 11 or 12, are you picking him up first and just because he's a... अभी आपने देखा होगा ना इस वीडियो में कि उनके चेहरे पे किस तरह से अजीत डोभाल का नाम लेने पर जो है किस तरह का दर्द उभर रहा है। तो ये दर्द, इस दर्द के पीछे एक ही कारण है कि अजीत डोभाल की वजह से आज वो देश में वो अराजकता नहीं हो रही, वो हिंसा नहीं हो रही है, वो बम विस्फोट नहीं हो रहे हैं और कश्मीर में शांति है। आज पूरा देश इस बात को जानता है कि इस सरकार के समय में जो है आतंकवाद को कुचला गया, आंतरिक विद्रोह को कुचला गया। कहीं देश में कहीं भी बम विस्फोट नहीं हो रहे हैं और ये एक बड़ी सफलता है जिसकी काट इनके पास नहीं है। तो ऐसे ही कुछ ये इस बीच 1 साल के अंदर कुछ ऐसा लाएंगे जिससे अजीत डोभाल की छवि खराब हो। अब उनके निशाने पर अजीत डोभाल हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि अभी इनके साथ जो इस यात्रा में, जो हिंदू विरोधी यात्रा थी, ये जो घृणा की यात्रा थी, हिंदुओं के खिलाफ घृणा की यात्रा थी, तो उसमें एक एएस दुल्लत भी शामिल थे। एएस दुल्लत जो है आईबी के भी चीफ रहे और रॉ के भी चीफ रहे और उन्हीं के, मैंने पहले भी बताया और सब जानते हैं कि उन्हीं के समय पर सबसे ज्यादा जो है मारकाट हुई। और ये एएस दुल्लत जो है फारूक अब्दुल्ला के नजदीकी हैं। ये भारत सरकार के प्रति वफादार कम है और फारूक अब्दुल्ला के प्रति ज्यादा वफादार है। इनकी एक किताब आई थी जो इन्होंने आईएसआई के चीफ जो है पाकिस्तान में, उनसे मिलकर के एक किताब लिखी। तो उसमें उन्होंने यही दिखाया है कि सब कुछ गलत हुआ, फारूक अब्दुल्ला को ही जो है आगे बढ़ाना चाहिए था। इसी किताब में एएस दुल्लत जो है अजीत डोभाल पर भी आरोप लगाते हैं। हालांकि वो कुछ प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है अजीत डोभाल को एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। उनका यह कहना है कि जहां उनको अपना कैरियर नजर आता है वो उस तरफ चले जाते हैं। जैसे पहले आडवाणी के नजदीक थे, लेकिन जब मोदी सत्ता में आए तो ये मोदी की तरफ हो गए, आडवाणी को इन्होंने छोड़ दिया, आडवाणी जी को छोड़ दिया। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि इन दोनों की केमिस्ट्री,
यानी मोदी जी की और डोभाल जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। दोनों टफ है, दोनों रफ एंड टफ है, और कोई भी जो है ऐसा कदम उठाने में नहीं चकता है। इसमें दो राय नहीं है कि मोदी जी का जो है ये जो टफ वाला स्टैंड जो है बाद में आता है। पहले पूरा प्रयास करते हैं कि वार्ता से कोई बात हो जाए। वे पाकिस्तान भी गए जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, बगैर बुलाए गए, उनके कोई पारिवारिक समारोह था उसमें चले गए। एक जेस्चर होता है कि देखिए हम आपके नज़दीक आते हैं, आप लोग ये सब चीज़ें जो है अगर आप नज़दीक आना चाहते हैं, हम लोग पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं, आप हमारे पड़ोसी, हमें हमेशा जब तक दोनों राष्ट्र रहेंगे तब तक साथ अड़ोस पड़ोस में ही रहना है। तो उनका जो है यही था कि आप आतंकवाद को ख़त्म करिएगा तो हम आपके साथ जाएंगे। लेकिन वहाँ तो जो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं उनकी कोई हैसियत होती ही नहीं है। आपने मुशर्रफ का भी वो देखा होगा, दौर देखा होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर गए थे बस में जाकर के एक मैत्री संदेश देने के लिए, बाद में क्या हुआ आप सब जानते हैं। ऐसी जो है तो वहाँ ऐसे मोदी जी के साथ हो, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि पाकिस्तान को अपने साथ ला जाए, उनके जो भारत के प्रति कटुता है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन सत्ता वहाँ पर असली जो है फौजियों के पास है, और फौजियों का अस्तित्व तभी तक है जब तक भारत से लड़ाई का एक इश्यू बना रहेगा। तो वो नहीं माने तो नेचुरली मोदी जी ने एक टफ स्टैंड लिया, और आज पाकिस्तान जो है कटोरा लेकर के जगह जगह घूम रहा है। उनका दर्द भरी दास्तां सुनिएगा, उनके प्रधानमंत्री की भी दर्द भरी दास्तां कि अगर हम किसी दोस्त से बात करने जाते हैं, उनसे कोई फ़ोन मिलाते हैं तो वो सोचते हैं कि यार ये आदमी जो है भीख मांगने आ गया। अब वो खुद इस बात को एडमिट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दुल्लत साहब थे तो उनके अंदर एक ईर्ष्या टाइप की थी इनके खिलाफ। स्पष्टता तो वो नहीं कह सकते हैं अजीत डोभाल जी के खिलाफ, क्योंकि उनके काम को भी मानते हैं कि हाँ बहुत टफ स्टैंड है। तो अब जो है तो इसीलिए वो इसमें वार्ता में जो इनकी जो पदयात्रा थी इसी में शामिल हुई, और इसमें इन्होंने एक करण थापर को जो वायर का है, जो पहले ये गांधी परिवार के बड़े नज़दीक थे, लेकिन जब इनकी बेकदरी शुरू हुई तो अब ये सब यूट्यूबर बन गए या ऐसे ही कुछ करते रहते हैं जिन्हें कोई देखता नहीं है। तो उसमें उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा एक घंटे से ज़्यादा का जो है वो दिया है, इंटरव्यू दिया है। इसकी भी आप कुछ अंश देख लीजिएगा, उसको एडिट करके मैंने बहुत छोटा बनाया है। With what you write about Ajit Doval, the present National Security Advisor. A whole chapter in your book is devoted to the man who you met for the first time in the parking lot of the Intelligence Bureau in North Block. And you say that you were struck by his ambition. You write... So ambition was written right across his forehead. You know, I said, this guy is going to go play. Ajit has always managed to be on the right side of people who are in position, in power. And happened is, in fact, he was, when you first met him, a great admirer of L.K. Advani. As you said, he used to hero worship M.K. Narayanan, who at the time was head of the IB and his boss. Today, he's transferred his loyalties and his hero worship to Narendra Modi. See, he and Advani had a great relationship when Ajit was in the IB. In fact, I think Advani ji admired Ajit more than vice versa. They got along fabulously, and Mr. Advani used to think that this is the best spook in the country. On the right side, he would stay on the right side. But I won't say that he doesn't have his preferences. That's why I said he has never possibly been happier in his career than he is today, because he and Modi are just made for each other. Maybe. तो अभी जो अंश आपने देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि दुल्लत साहब को क्यों इस यात्रा में शामिल किया गया। अब क्योंकि वो इसके रॉ के चीफ रहे हैं, बहुत सी सूचनाएं उनके पास होंगी, सरकार से ज़्यादा सूचनाएं इन लोगों के पास होती है। तो अब जो है इनके जो टारगेट पर अजीत डोभाल हैं उसमें इन सब लोगों का सहयोग लिया जाएगा।
आपको याद है कि जो उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने कि पूरा मिट्टी का तेल पूरे देश में बिछा दिया गया है, सिर्फ तीली लगाने की जरूरत है। और वो तीली वो नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? क्योंकि अजीत डोभाल बीच में है। जो देश को जलाने का जो ये इनका जो स्वप्न है वो पूरा नहीं हो पा रहा अजीत डोभाल की वजह से। एक को तो अडानी का समूह, तो उन्होंने मतलब अडानी भले ही बर्बाद हो जाए, लेकिन उन्होंने एक पल भी ये नहीं सोचा कि इससे देश का कितना नुकसान होगा। इसलिए नहीं कि अडानी का नुकसान होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह देश की छवि खराब होगी। हालांकि महीने 2 महीने में जो है सब स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी और अडानी अपनी जगह पर फिर पुनर्स्थापित हो जाएंगे। दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर में जो भी है वो शेयर मार्केट धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है जितनी भी ये रिपोर्ट है, ये इन सब के पीछे कौन है। जो विदेशी जो है भारत को आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते हैं, जो उद्योगपति हैं जिनके उसमें पूरा वर्ल्ड कब्जा है, जिनके मुट्ठी में जो है पूरे इस अर्थव्यवस्था जिनकी मुट्ठी में है, वो नहीं चाहते थे कि अडानी जो है इस तरह से आगे बढ़े। तो उनका षड्यंत्र है, उसमें ये लोग शामिल हैं। तो अभी आप देखते रहिएगा आने वाले समय में जो है किस तरह से अब ये अजीत डोभाल को टारगेट करेंगे। 1 साल के अंदर अंदर आप ये मत सोचिएगा कि सब कुछ शांति से बीत जाएगा। ये सब चीजें सामने आएंगी, लेकिन आप लोगों को सतर्क रहना है। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।